गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे नेक्स्ट टॉपिक दैट मीन द रिंग सब्स्टिट्यूशन इन एरोमेटिक अमीन्स। ठीक है, तो एरोमेटिक अमीन्स गिव एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सबसे पहले बेटा एरोमेटिक अमीन्स क्या करता है? एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एज गिवन बाय बेंजीन। जैसे आपने ऊपर बेंजीन में देखा था ना, उसी तरह मिलता जुलता ये रिएक्शन देता है। ठीक है, एज गिवन बाय बेंजीन मतलब एनिलीन कितने स्ट्रक्चर बनाता है? 5। पीछे भी आपने सेम ये स्ट्रक्चर्स देखे हैं, यहाँ पे भी सेम स्ट्रक्चर आप देखोगे। एनिलीन इज मोर रिएक्टिव देन बेंजीन। क्यों? इसके 5 रेजोनेंस स्ट्रक्चर होता है। द प्रेजेंस ऑफ अमीनो ग्रुप क्या करता है? मेनली क्या होता है, ये जो अमीनो ग्रुप होता है ये एक्चुअल में इसको एक्टिवेट करता है। यानी रेजोनेंस के जो सिस्टम होता है ये यहाँ पे जैसे जाता है, ये जो होता है ये सर्कल चलना शुरू हो जाता है। ठीक है, ये एक्टिवेट हो जाता है, इसे बोलते हैं एक्टिवेशन करना, मतलब रेजोनेंस स्टार्ट करना। द प्रेजेंस ऑफ अमीनो ग्रुप एक्टिवेट द एरोमेटिक रिंग एंड डायरेक्ट द इनकमिंग ग्रुप प्रेफरली टू ऑर्थो और पैरा पोजीशन। याद रखना, जो इनकमिंग ग्रुप मतलब जो बाहर से अटैक कर रहे हैं ग्रुप या जो आके इस पे लगेंगे ग्रुप, वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे ही मेनली, मान लो कि ये ऑर्थो है तो ये पैरा पोजीशन पे लगना मेनली प्रेफर करते हैं, मेटा पोजीशन पे कम प्रेफर करते हैं। ठीक है, मतलब या तो कम प्रेफर करते हैं तो लगते नहीं। ठीक है, दिस इज क्लियर फ्रॉम द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, विद इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मोर है ऑर्थो और पैरा, क्योंकि देखो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मोर कहाँ पे है, या तो ऑर्थो पे होगा या तो पैरा पे होगा। ठीक है, अब कहीं भी किसी भी स्ट्रक्चर में देख लो मेटा पे होता ही नहीं है, तभी क्या होता है ऑर्थो और पैरा पे ही रिएक्ट होता है, मेटा पे नहीं होता। देयरफॉर सब्स्टिट्यूशन मेनली ऑर्थो और पैरा पोजीशन ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग इफेक्ट ऑफ NH2 एरोमेटिक अमीन अंडरगो। देखो ये स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग इफेक्ट करके क्या होता है, ये इसमें एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन काफ़ी जल्दी होता है। देयरफॉर इट इज डिफिकल्ट टू स्टॉप रिएक्शन टू मोनो सब्स्टिट्यूशन स्टेट। यानी कि अगर क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग इफेक्ट होता है, मतलब जैसे ही आप इसमें रेजोनेटिंग शुरू होगा ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मतलब शो करना शुरू कर देता है। ठीक है, और अगर आप चाहते हो कि उसको रोकना, मतलब मान लो इसके आसपास कोई ऐसा ग्रुप है जो इसके ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे लगना चाहता है, तो वो रोकना काफ़ी टफ है। ठीक है, क्योंकि जो यहाँ की इलेक्ट्रॉन मतलब आप ऐसे कह सकते हो कि जैसे ही ये एक बार रिएक्शन शुरू हो गया तो इस तरह के स्ट्रक्चर्स बनाने ऑटोमेटिक शुरू कर देते हैं। स्ट्रक्चर्स बनते नहीं है बेटा, ये ऑटोमेटिक ये अपने आप बनते रहते हैं, कभी ये बनता है कभी ये बनता है, ये बनते रहते हैं। ठीक है, However, in order to stop the reaction to monosubstitution stage, मतलब क्या करें, अगर मोनो सब्स्टिट्यूशन स्टेज पर रोकना चाहते हो तो द एक्टिवेटिंग इफेक्ट ऑफ अमीनो ग्रुप हैज़ बीन रिड्यूस। तो क्या करना पड़ेगा आपको? एक्टिवेटिंग इफेक्ट ऑफ अमीनो ग्रुप रिड्यूस करना पड़ेगा। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अमीनो के साथ कोई ऐसा ग्रुप लगाना पड़ेगा जो नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन यहीं पे ले ले। ठीक है, ये यहाँ पे नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन खींच ले, नीचे जाना ही ना देना। अगर नीचे जाएगा ही नहीं और यहीं पे ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मतलब यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा नाइट्रोजन पे, तो मतलब क्या होगा, रेजोनेटिंग इफेक्ट होगा ही नहीं। ठीक है, मतलब ऐसा कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाना पड़ेगा। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको मोनो सब्स्टिट्यूटिव स्टेप मतलब पहले स्टेप में ही इस रिएक्शन को रोक सकते हैं। ठीक है, देयरफॉर द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेस अवेलेबल फॉर द एक्टिवेटिंग द पावर ऑफ NH2 ग्रुप डिक्रीज होगा। और इस मेथड को कहते हैं प्रोटेक्शन मतलब क्या होता है बेटा, कुछ ऐसे रिएक्शंस भी होते हैं जिसमें हम नहीं चाहते हैं कि मतलब कि एनिलीन जो है फर्दर किसी से रिएक्ट करे। मतलब आप चाहते हो कि ये रिएक्शन हो रहा है पर एनिलीन रिएक्शन ही ना दिखाए। ठीक है, कि आपने कुछ चीज़ें डाला और आप चाहते हो कि एनिलीन रिएक्शन ना दिखाए, तो आप क्या करोगे, वो एनिलीन के साथ एक ऐसा ग्रुप डालोगे जो एनिलीन के नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज ला देगा और एनिलीन को फर्दर रेजोनेंस करने ही नहीं देगा, मतलब आप अपने मतलब कि एक्टिवेटिंग इफेक्ट शो ही नहीं करने देगा ऑर्थो पैरा पे, तो वो शो ही नहीं करेगा तो फर्दर रिएक्ट नहीं कर पाएगा। और अगर हम प्रोटेक्शन कर देंगे तो दिस इज आल्सो प्रिवेंट द फॉर्मेशन ऑफ डाई और ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। तो इसके बाद ये डाई और ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट भी नहीं बनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हेलोजनेशन तो आपको पता ही है। एनिलीन में क्या करते हैं हम, Br2 मतलब एक हेलोजन डालते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, जब आप 3Br2 डालोगे तो क्या होगा, 3 HBr बन जाएगा और 3 Br इसके साथ तीनों पोजीशंस पे, 2 ऑर्थो पे, एक पैरा पोजीशन पे लगेगा, मेटा पे नहीं लगेगा। ठीक है, क्योंकि ये इंटरेक्टिंग ग्रुप्स नहीं होते। ओके, 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन बन जाएगा। ठीक है, हाउएवर इफ मोनो सब्स्टिट्यूटेड डेरिवेटिव विद
डिजायर्ड मतलब सिर्फ हमें मोनोसब्स्टिट्यूट डेरिवेटिव चाहिए, तो एनिलीन फर्स्ट acylated with the acetyl chloride and then halogen is carried out. After the halogenation the acetyl group removed by the hydrolysis. मतलब क्या कह रहे हैं कि हमें सिर्फ अगर मोनोसब्स्टिट्यूटेड डेरिवेटिव चाहिए, ठीक है, तो एनिलीन को पहले हम एसिटाइलाइज्ड करते हैं किसके साथ, एसिटाइल क्लोराइड के साथ, फिर क्या करते हैं हेलोजिनेशन करते हैं, हेलोजिनेशन करने के बाद हम क्या करते हैं एसिटाइल ग्रुप को रिमूव करते हैं किसकी हेल्प से, एसिटाइल ग्रुप रिमूव होता है हाइड्रोलाइसिस से एंड सिर्फ मोनोसब्स्टिट्यूटेड हैलोजन डेरिवेटिव ऑब्टेन होता है। मतलब अगर आप नहीं चाहते हो कि इतने मतलब सिर्फ मोनोसब्स्टिट्यूटेड डेरिवेटिव हैलोजन चाहते हो तो आप इस तरह से रिएक्शन कराओगे, ठीक है। ये वाला रिएक्शन कह रहा है, ठीक है। एनिलीन लोगे रिएक्ट कराओगे, ये पी वाई का मतलब होता है पेरिडीन, ठीक है। इस रिएक्शन में ये वाला चीज़ रिमूव होगा, एसिटेनलाइड बनेगा आपका, फिर इसमें ब्रोमीन डालोगे, ब्रोमीन डालने से ये दो प्रोडक्ट बनेंगे, एक मेजर एक माइनर, ठीक है। उसके बाद क्या करोगे, इसमें वाटर डालोगे, देखो वाटर है ना, इसे बोलते हैं हाइड्रोलिसिस, यही प्रोसेस को बोलते हैं हाइड्रोलिसिस, ठीक है। हाइड्रोलिसिस करोगे आप यहाँ पे, हाइड्रोलिसिस करने के बाद आपके पास मोनोसब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बन जाएगा। ये मेजर है, ये मतलब मेनली ये बनता है, थोड़ा क्वांटिटी में ये बनता है। नेक्स्ट है नाइट्रेशन। एरोमेटिक अमीन कैन नॉट बी नाइट्रेटेड डायरेक्टली बिकॉज दे आर रेडली ऑक्सीडाइज। याद रखना, एरोमेटिक अमीन को आप चाहते हो कि डायरेक्टली मतलब कि नाइट्रेशन रिएक्शन कर दें तो वो मुश्किल है, क्योंकि ये इजीली ऑक्सीडाइज हो जाता है। दिस इज बिकॉज HNO3 क्या होता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, और रिजल्ट क्या होता है, पार्शियल ऑक्सीडेशन इन द रिंग टू फॉर्म ब्लैक मास, ठीक है। हाउएवर पर अगर हम ऐसा करना चाहते तो हमें क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल कंडीशन में, मतलब कुछ पर्टिकुलर चीज़ों को कंट्रोल अमाउंट में या कंट्रोल टेम्परेचर में रिएक्शंस कराना पड़ेगा, तब क्या होगा, हमारे पास 47% मेटा नाइट्रोएनिलीन बनेगा, ठीक है। 2 ऑर्थो और पैरा, ठीक है। यहाँ पे देखो एनिलीन है, HNO3 और कंसंट्रेटेड H2SO4 और पर्टिकुलर टेम्परेचर पर रिएक्ट कराओगे तो आपके पास क्या बनेगा, पैरानाइट्रोएनिलीन 47% मेटा और 2% ऑर्थो, ठीक है बेटा। ये तीनों का कॉम्बिनेशन बनेगा। इसको फर्दर कुछ टेक्निक्स होते हैं, इनसे आप चाहो तो तीनों में से तीनों को अलग कर सकते हो, बट थोड़ा टफ होता है, बट निकल जाता है, ठीक है। द रीजन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ मेटा नाइट्रोएनिलीन डेट अंडरगो स्ट्रॉन्ग एसिडिक कंडीशन। जो लार्ज मतलब 47% मेटा नाइट्रोएनिलीन जो बना है वो स्ट्रॉन्ग एसिडिक कंडीशन ऑफ एनिलीन करके बना है, ठीक है। दिस डीएक्टिवेटिंग ग्रुप इज मेटा डायरेक्टिंग, क्योंकि ये जो ग्रुप होता है ये मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है, ठीक है, तभी मेटा प्रोडक्ट बन रहा है इसमें, ठीक है। देयरफॉर टू सॉल्व द प्रॉब्लम नाइट्रेशन कैरिड आउट बाय प्रोटेक्शन, मतलब क्या बोल रहे हैं कि अगर हम चाहते मेटा प्रोडक्ट नहीं बनाने के लिए तो हम इसको क्या करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे इस वाले ग्रुप को, ठीक है, बाय एसिटिलेशन, ठीक है। हम क्या करेंगे, एनिलीन लोगे, एसिटल क्लोराइड से आप करोगे तो एसिटाइलाइड बनेगा, ठीक है। आप इस तरह कर दोगे कि ये फर्दर रेजोनेंस कर ही नहीं पाएगा। जब इसके बाद आप ये रिएक्शन कराओगे तो आपके पास ये दो प्रोडक्ट बनेंगे, ठीक है, जो आपको चाहिए। ऑर्थो और पैरा, मेटा प्रोडक्ट नहीं बनेगा, क्योंकि मेनली याद रखना मेटा प्रोडक्ट अनस्टेबल इन नेचर होता है, बिकॉज मेटा पोजीशन से जो होता है इलेक्ट्रॉन डायरेक्टिंग ग्रुप पोजीशंस नहीं होते हैं, ठीक है। सल्फोनेशन, नेक्स्ट है सल्फोनेशन। सल्फोनेशन ऑफ एनिलीन कैरिड आउट बाय द हीटिंग ऑफ एनिलीन विद सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। प्रोडक्ट क्या बनता है, एनिलियम हाइड्रोजन सल्फेट बनता है, विच ऑन हीटिंग गिव सल्फोनिक एसिड। फर्दर हीट करके सल्फोनिक एसिड हम बना सकते हैं, ठीक है। एनिलीन लिया आपने, H2SO4 एनिलीन है, H2SO4 है। जब आपने ये रिएक्शन कराओगे तो आपके पास एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट बनेगा। फर्दर से आपने हीट किया इस टेम्परेचर पे तो आपको क्या बनेगा, सल्फेनिक एसिड बनेगा, ठीक है। और ये पता नहीं इक्विलिब्रियम का साइन होता है, ये बनेगा, इसे बोलता है ज्यूटेरानिक आयन, मतलब एक ऐसा कंपाउंड जिसके ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्जेस प्रेजेंट हो, उसे बोलते हैं ज्यूटेराइन, ठीक है। द सल्फेनिक एसिड एग्जिस्ट एज ए डाइपोलर स्ट्रक्चर। डाइपोलर स्ट्रक्चर मतलब वो दोनों जिसपे दोनों पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज एग्जिस्ट करे, मतलब वो दोनों बेस और एसिड की तरह
एक्ट कर सकता है, ठीक है। मतलब कोई लोन पेयर ले भी सकता है, इधर से लोन पेयर दे भी सकता है। इसे बोलते हैं ज्वेटराइन और इनर सॉल्ट, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, कपलिंग रिएक्शन। एरोमेटिक अमीन्स रिएक्ट करता है डायजोनियम साल्ट के साथ, क्या बनाता है? आपको कपलिंग रिएक्शन आ जाता है पेपर में, याद रखना। कपलिंग या डायजो दोनों में से किसी नेम से आ सकता है। तो आप पेपर में भी आपके आया था, जहाँ तक आपको याद होगा, तो कईयों ने ये वाले रिएक्शन से लिखे थे, ठीक है। एरोमेटिक अमीन से रिएक्ट करता है डायजोनियम साल्ट के साथ, क्या फॉर्म करता है? एजो कंपाउंड। किसमें? एसिडिक मीडियम, उसे बोलते हैं डाइस। द रिएक्शन इज नाउ एज कपलिंग और डायजो रिएक्शंस, ठीक है। एनिलीन कपल्स विद, कपल मतलब होता है जुड़ के एक नया प्रोडक्ट बनना, ठीक है। एक बीच में सिर्फ याद रखना, इसमें HCl निकलेगा और बाकी सारे के सारे जुड़ जाते हैं। ये देखो, आपने बेंजीनियम डाइजोनियम क्लोराइड लिया, एनिलीन लिया, ठीक है, ये जुड़ जाएंगे, HCl बाहर निकल जाएगा। इसमें हम एसिड और आइस कोल्ड वाटर डालते हैं या आइस क्रश करके डालते हैं इसके बीच में, ठीक है। वो क्या करता है? HCl को अलग कर देता है, इसे जोड़कर डाइजोनियम डाइएजो अमीनो बेंजीन बना देता है, ठीक है। इसका मतलब होता है रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट का मतलब पता ना क्या होता है? रीअरेंजमेंट का मतलब होता है कि इसको इस पोजीशन से हटा के किसी और पोजीशन पर लगाना, ठीक है। रीअरेंजमेंट करना है, पोजीशन का चेंज करना, ठीक है। ये रीअरेंजमेंट करके आपके पास पैरा अमीनो एजो बेंजीन बन गया, ठीक है। तो इसके बाद आपका बेटा ख़त्म होता है यहाँ पे, ठीक है। मैं यहाँ पे होल्ड करता हूँ। यूजेस ऑफ अमीन देख लो, ये दोनों देख लो, पिक लेना है ले लो, ठीक है, ओके। इसके बाद आपका ये वाला चैप्टर यहीं फिनिश होता है, ठीक है। इसके बाद कुछ टेस्ट है, क्या कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अमीन्स को। तो इजी है वैसे, वो टफ नहीं है। देखना चाहता है कोई स्टूडेंट्स तो यहाँ से देख सकता है। मैं आप पिक क्लिक कर सकते हो, यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आपके प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए ये इम्पोर्टेंट है। बस, और ये वाला पार्ट आपके सिलेबस में नहीं है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट चैप्टर हमने करना है बेटा बायोमोलिक्यूल्स। आज मैं जस्ट इसका आपको एग्जांपल दूंगा, ठीक है। इसमें से भी काफ़ी सारे, मतलब ये इस पूरे चैप्टर में आधा चैप्टर आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। तो आज हम सिर्फ एग्जांपल करेंगे। आज मैं सिर्फ हम थोड़ा इंट्रोडक्शन दूंगा इसका, बायोमोलिक्यूल्स का। बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर होता क्या और इसका क्या मतलब इम्पोर्टेंस हमारी लाइफ में। ये लिविंग सिस्टम ग्रो करने के लिए, सस्टेन करने के लिए, रिप्रोड्यूस करने के लिए, रिप्रोड्यूस मतलब 1 से 2 या मतलब जैसे ह्यूमन बींग्स ही है, अपनी पॉपुलेशन बढ़ा रही है ना, ठीक है, उसे बोलते हैं रिप्रोड्यूस करना, रिप्रोड्यूस इटसेल्फ, ठीक है। द मोस्ट अमेजिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग सिस्टम क्या है? इज डेट इज कंपोज्ड ऑफ सर्वल नॉन लिविंग लाइफलेस सब्सटेंस विच आर प्रेजेंट इन देयर सेल। आपको पता ना, आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, हमारे सेल्स में कुछ ऐसे पार्ट्स भी प्रेजेंट होते हैं जो नॉन लिविंग होता है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए हम कह सकते हो सेल वॉल। सेल वॉल नॉन लिविंग होता है, उसमें कोई भी जान नहीं होता। हमारी बॉडी में हर पार्ट में जान है, बस कुछ ऐसी चीज़ है जो नॉन लिविंग भी है बट फिर भी एग्जिस्ट कर रहा है हमारी बॉडी में, ठीक है। वेरी कॉम्प्लेक्स बट हाईली ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में रहता है, ठीक है। नॉन लिविंग होने के बावजूद भी वो सर्वाइव करता है। दिस कॉल बायोमोलिक्यूल्स, और ऐसी चीज़ों को कहते हैं बायोमोलिक्यूल्स। इस चैप्टर में बेटा हम पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, ठीक है, और भी कई सारी चीज़ें, और कई सारी चीज़ें आपके सिलेबस में नहीं, तो वो मैं आपको बता दूंगा क्या नहीं है सिलेबस में, ठीक है। बायोमोलिक्यूल्स आर द कॉम्प्लेक्स लाइफलेस ऑर्गेनिक सब्सटेंस। बायोमोलिक्यूल्स क्या होता है? आर द कॉम्प्लेक्स लाइफलेस, लाइफलेस मतलब नॉन लिविंग ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं विच विल्ड अप लिविंग ऑर्गेनिज्म, और वो मतलब नॉन लिविंग ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं जो क्या करते हैं, बनाते हैं किसे? लिविंग ऑर्गेनिज्म को बनाते हैं, एंड रिक्वायर्ड ऑफ देयर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस, और उनकी जो बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है और उनकी बॉडी को ग्रोथ करने के लिए और उनकी बॉडी को मेंटेन करने के लिए जो चीज़ें चाहिए होती हैं वो ये प्रोवाइड करते हैं। दिस फॉर्म द
बेसिस ऑफ लाइफ, सम कॉमन एग्जांपल ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, एंजाइम्स हैं, न्यूक्लिक एसिड है, लिपिड्स हैं, अमीनो एसिड्स है, फैट एक्सेट्रा। दिस बायोमोलिक्यूल इंटरेक्ट विद ईच अदर, ये बायोमोलिक्यूल क्या कहते हैं, एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, कॉन्स्टिट्यूट द मोलिकुलर लॉजिक ऑफ लाइफ प्रोसेस, ठीक है, इंटरेक्ट करके हमारे लाइफ प्रोसेस को चलाते रहते हैं, ठीक है। ये एक अगर हम बोलें केमिस्ट्री लैंग्वेज में ब्रांच ऑफ साइंस है जो डील करता है स्टडी ऑफ बायोमोलिक्यूल्स एंड रोल ऑफ, और इनकी रोल क्या है, मतलब इनका इंपॉर्टेंस क्या है हमारे लिविंग सिस्टम में, और ये एक तरह का पार्ट है, हम याद रखना ये एक बायोकेमिस्ट्री का पार्ट है। ये जो चैप्टर है ना ये किसका पार्ट है, बायोकेमिस्ट्री का। +2 में आपको थोड़ा थोड़ा सारी चीज़ों के बारे में बताया जाता है, ठीक है। जिस बायोमोलिक्यूल्स कंबाइन करता है स्पेसिफिक मैनर में, ठीक है, और प्रोड्यूस करता है लाइफ। मैनी ऑफ दिस बायोमोलिक्यूल्स आर पॉलीमर, फॉर एग्जांपल के लिए स्टार्च है, प्रोटीन है, न्यूक्लिक एसिड है, ठीक है, कंडेंसर पॉलीमर ऑफ सिंपल शुगर है, अमीनो एसिड्स है, न्यूक्लाइड्स है रिस्पेक्टिवली। इन एडिशन टू सम सिंपल मॉलिक्यूल्स लाइक विटामिन, मिनरल्स, सॉल्ट, वो भी हमारे लाइफ में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मोस्ट बायोकेमिकल्स रिएक्शन टेक प्लेस इन डिल्यूट सोल्यूशन, और याद रखना मेनली जो इसका pH होता है नियर बाय 7, नियर बाय 7 का मतलब क्या होता है, न्यूट्रल होना, ना एसिड ना बेस होना, ठीक है। हमारे बॉडी के जो मेनली चीज़ें होते हैं वो 7 के आसपास ही होते हैं। कुछ हमारे जो स्टमक के अंदर बाइल जूसेस होते हैं ना जो खाने को पचाने में हेल्प करता है, वो उनका जो एसिड लेवल होता है वो नियर बाय HCl के pH लेवल के आसपास होता है, ठीक है, मतलब काफ़ी ज़्यादा एसिडिक होता है, तभी हम कुछ भी खाते हैं तो वो पचा लेता है, ठीक है। नेक्स्ट हम जो पढ़ेंगे मेन आज कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स आर द क्लास ऑफ नेचुरली अक्रिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑफ कार्बन, ये नेचुरली अक्रिंग और ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, ठीक है बेटा। ऑर्गेनिक कंपाउंड अगर मैं आप सिंपल लैंग्वेज में बोलो तो आप बोलोगे सर वो कंपाउंड होते हैं जो जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन होता है, तो मैं बेटा ये बोलूँगा ऑर्गेनिक कंपाउंड जो मेनली होता है, मतलब आपने चीज़ें सुना होगा ऑर्गेनिक पल्सेस, ऑर्गेनिक फ्रूट्स, ठीक है, मतलब वो कंपाउंड जिसमें मेनली हार्मफुल केमिकल्स नहीं यूज़ होते हैं, ठीक है। एक तरह का मैं ये रियल लाइफ एग्जांपल दे रहा हूँ। वैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है, ये क्लास ऑफ नेचुरली अक्रिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, ठीक है, मतलब इसमें कार्बन और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मेनली होता है, ठीक है, जिसमें भी ज़्यादातर कार्बन हाइड्रोजन हो उसे हम ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। एंड ऑक्सीजन विच इज प्राइमरली प्रोड्यूस बाय प्लांट, ये क्या करता है, प्राइमरली क्या करता है, प्रोड्यूस करता है बाय प्लांट। दिस आर अल्टीमेट सोर्स ऑफ मोस्ट ऑफ अवर फूड, ठीक है, मतलब क्या होता है कि हमारे मोस्ट ऑफ द फूड में ये पाया जाता है। इन एडिशन टू फूड दे आर प्रोवाइड अस द बेसिक नेसेसिटी ऑफ लाइफ सच एज क्लोथिंग और शेल्टर एक्सेट्रा, ठीक है। वी गेट क्लोथ फ्रॉम द सेलुलोस फाइबर होता है, ठीक है बेटा, इन द फॉर्म ऑफ कॉटन, ठीक है, सेलुलोज फाइबर कौन सा फॉर्म ऑफ कॉटन, और जो हमारे आजकल के जो जितने भी कपड़े बनते हैं उसमें कॉटन होता ही होता है, ठीक है। अलग बात है कि आज दूसरे भी कपड़े आ गए, कॉटन हो गया, लेनिन हो गया, रेयन हो गया, ठीक है बेटा, ये आपने 8वीं क्लास में पढ़ा होगा, ठीक है, ये चैप्टर में ये सारी चीज़ें होता है क्या इनके डिटेल्स में। वी वुड द फर्नीचर ऑफ हाउसेज फॉर शेल्टर फॉर्म सेलुलोज इन द वुड ऑफ, याद रखना वुड में भी सेलुलोज मिलता है, कॉटन में भी, मतलब सभी तरह कपड़े में सेलुलोज मिलता है, इवन बच्चों के डायपरों में भी सेलुलोज होता है, ठीक है। द मेन कार्बोहाइड्रेट्स इंक्लूड द ग्लूकोज, फ्रूटोज, और कार्बोहाइड्रेट जो मेन, ये तो बेटा सेलुलोज के फॉर्म में कार्बोहाइड्रेट्स, और कार्बोहाइड्रेट जो होता है हमारे खाने में भी होता है, जैसे कि ग्लूकोज के फॉर्म में ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, सेलुलोज, सुक्रोज, स्टार्च एक्सेट्रा, ठीक है। स्टार्च का जो मेन रिच सोर्स ऑफ स्टार्च होता है वो कौन सा होता है, एक तो होता है पोटैटो, सबसे सस्ता, वैसे भी महंगा है बट वैसे सबसे सस्ता सोर्स यही होता है। पोटैटो को कट करो, ठीक है, कट करके आप थोड़ी देर उसे छोड़ोगे, देखना वाइट कलर का उसमें से पानी जैसा निकलेगा, वही स्टार्च है। इन अर्लियर डेज मतलब काफ़ी साल पहले की, मतलब अर्लियर डेज मतलब होता है पुराने ज़मानों की बात, ठीक है। द कार्बोहाइड्रेट्स विल रिगार्डेड एज ए हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, ठीक है, और इसका जर्नल फार्मूला आपको थोड़ा पता होना चाहिए, CxH2O और Y, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कार्बोहाइड्रेट सच एज ग्लूकोज, मतलब क्या है कि CxH2Y, मतलब क्या है कि अब सबसे इजी एग्जाम्पल C6H12O6 ग्लूकोज
फ्रुक्टोज और ग्लूकोज फ्रुक्टोज फार्मूला सेम होता है, ठीक है। इनके स्ट्रक्चर से ही पता लगा सकते हो ग्लूकोज है कि फ्रुक्टोज है, ठीक है। और सुक्रोज का इसका डबल होता है, ठीक है। C12 हो जाएगा, H22 हो जाएगा, O11 हो जाएगा, ठीक है। फार्मूला इसका थोड़ा सा चेंज होता है इनके मुकाबले। सेटिस्फाई करता है डेफिनेशन, हाउएवर द डेफिनेशन कुड नॉट गुड होल्ड फॉर द फॉलोइंग रीजंस, पर इनके डेफिनेशन पूरी तरह से गुड होल्ड नहीं करता कुछ रीजन। ए नंबर ऑफ कंपाउंड सच एज रेमिनोज, ठीक है बेटा, ये है डीऑक्सोराइबोस, एक ये कॉम एक्सेट्रा नाउ एज कार्बोहाइड्रेट्स बाय देयर केमिकल बिहेवियर बट डू नॉट हैव देयर फार्मूला। मतलब इसके केमिकल बिहेवियर से इन दोनों को हम कार्बोहाइड्रेट तो कहते हैं, बट केमिकल फार्मूले से आप इनको कार्बोहाइड्रेट नहीं कह सकते हो, ठीक है। देयर आर अदर कंपाउंड लाइक फॉर्मेल्डिहाइड, ये भी एसिटिक एसिड, विच डू नॉट बिहेव लाइक कार्बोहाइड्रेट बट फार्मूला ऑफ हाइड्रेटेड ऑफ कार्बन। मतलब क्या कि कुछ ऐसे हैं जिनका फार्मूला तो कार्बोहाइड्रेट नहीं जैसे नहीं है, बट कार्बोहाइड्रेट की तरह बिहेव करते हैं। कुछ ऐसे हैं जो बिहेव तो नहीं करते बट फार्मूला सेम होता है। मतलब ये फार्मूला हर जगह गुड होल्ड नहीं होता है, इसके लिए रिगार्डिंग हमें पूरे उसके बारे में पता होगा, तभी हम कह सकते हैं कि ये कार्बोहाइड्रेट है कि नहीं है। ए लार्ज नंबर ऑफ देयर रिएक्शन हैव शो दिस कंटेंट पॉलीहाइड्रिक एल्डिहाइड, पॉलीहाइड्रिक कीटोन, लार्ज पॉलीमेरिक सब्सटेंस, ठीक है। इसमें पॉलीहाइड्रिक एल्डिहाइड, पॉलीहाइड्रिक कीटोन होता है और लार्ज पॉलीमेरिक सब्सटेंस होता है, विच कैन बी ब्रोकन डाउन बाय पॉलीहाइड्रिक एल्डिहाइड। मतलब क्या कि इसमें लार्ज पॉलीमेरिक सब्सटेंस होता है जिसे हम तोड़ सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं, किसके हेल्प से, टू मतलब इसको तोड़ सकते हैं और क्या बना सकते हैं, पॉलीहाइड्रिक एल्डिहाइड और कीटोन। देयरफॉर दिस डे कार्बोहाइड्रेट डिफाइन एज, कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन क्या है, एज ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन और कंपाउंड विच गिव सच कंपाउंड ऑन हाइड्रोजन। मतलब जब आप वाटर के प्रेजेंस में इनका रिएक्शन कराओगे तो आपको पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन और पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड दे, तो ऐसे कंपाउंड को हम कहते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। द मोस्ट कॉमन शुगर वी कैन यूज नेम एज सुक्रोज, शुगर प्रेजेंट इन मिल्क नाउ एज लैक्टोज। हमारे जो आपको पता है एक फैक्ट बताता हूँ, एक होता है लैक्टोज टॉलरेंस। ये कैसी बीमारी होती है, अगर इसमें क्या होता है, आप डेयरी प्रोडक्ट्स को पियोगे तो वो आपके शरीर में नहीं पचता है। ये जस्ट आपको फैक्ट बता रहा हूँ, उसको बोलता है लैक्टोज टॉलरेंस। जो मेनली जो कहते हैं ना इन लोग कि हम वेगन है, उनमें से मेनली वो लोग होते हैं जिनको डेयरी प्रोडक्ट पचते नहीं है, ठीक है। मतलब को अगर वो दूध पियेंगे तो उनको वो पचेगा नहीं, ठीक है। डायरिया जैसी प्रॉब्लम्स हो जाती है उनको, तो वो क्या करते हैं, मतलब दूध से बनी हुई सभी चीज़ों को परहेज करते हैं, ठीक है। मोस्ट कॉमन शुगर दैट वी यूज द नेम एज सुक्रोज, शुगर प्रेजेंट इन मिल्क। जो देखो जो हम यूज़ करते हैं घर में वो सुक्रोज का बना होता है, यानी कि C6H11, एक मिनट रुको, इसका फार्मूला भूल गया मैं, क्या था इसका फार्मूला, C12H22O11, ठीक है। और जो मिल्क में हमारे होता है वो लैक्टोस होता है, ठीक है। द कार्बोहाइड्रेट आल्सो एज सैकराइड्स, ठीक है। अब क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट करेंगे। कार्बोहाइड्रेट जनरली क्लासिफाइड टू क्लासेस, एक शुगर और नॉन शुगर। दिस आर द क्रिस्टलाइन सब्सटेंस विच आर स्वीट एंड वाटर सोल्युबल, जैसे ग्लूकोज फ्रुक्टोज एंड कैन शुगर, ये होता है सुक्रोज। नॉन शुगर, दिस आर द टेस्टलेस, इनसॉल्युबल इन वाटर एंड एमोरफस, एग्जाम्पल के लिए स्टार्च और सेलुलोज होता है। ये होते हैं शुगर है, नहीं सॉरी, ये होते हैं कार्बोहाइड्रेट है पर ये नॉन शुगर। एक होता है स्वीट वाला, ठीक है, एक होता है मतलब स्वीट वाले और जो वाटर सॉल्युबल होते हैं उसे शुगर कहते हैं। एक नहीं, एक जो ना उनका कोई टेस्ट होता है वो इनसॉल्युबल होता है, एमोरफस होता है, ठीक है। इसके लिए एग्जांपल के लिए दूर मत जाओ, आलू को बस बॉयल करो, खा के देखो कोई टेस्ट आता है, नहीं आता है, मतलब वो क्या है, नॉन शुगर कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उसमें, तभी टेस्ट नहीं आता है, ठीक है। वही थोड़ा नमक डाल दो। However, this day carbohydrates systematically classified into two principal। अब कार्बोहाइड्रेट के दो टाइप्स हैं, ठीक है, मोनोसैक्राइड्स, ओलिगोसैक्राइड्स।
मोनोसैकेराइड्स दिस आर द सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट विच कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज इनटू सिंपल कंपाउंड, मतलब इसको वाटर में रिएक्ट करके हम सिंपल कंपाउंड में कन्वर्ट नहीं कर सकते। देयरफॉर दे आर रिप्रेजेंट द सिंपलेस्ट सिंगल कार्बोहाइड्रेट यूनिट, मतलब इसको अगर मोनोसैकेराइड्स का मतलब मोनो मतलब एक ऐसा जो पहले से ही सिंगल है, उसको फर्दर तोड़ के आप अलग नहीं कर सकते हो, ठीक है। अबाउट 20 मोनोसैकेराइड्स अक्कर होता है नेचुरली, मतलब 20 तरह के मोनोसैकेराइड्स मिलते हैं नेचर में। दे कंटेन, इसमें क्या होता है मैक्सिमम 6 कार्बन एटम्स से जुड़ के बने होते हैं, इससे ज़्यादा कार्बन नहीं होते। दे हैव जनरली फार्मूला CH2ON, ठीक है। दे कंटेन एल्डिहाइड और कीटोनिक ग्रुप होता है। इफ़ कार्बोहाइड्रेट कंटेन एल्डिहाइड ग्रुप, अगर किसी भी कोई भी ऐसा मोनोसैकेराइड है जिसके कार्बन में एल्डिहाइडिक ग्रुप हो, उसे बोलते हैं एल्डोसिस, और कीटोनिक ग्रुप हो तो कीटोसिस बोलते हैं, ठीक है, याद रखना। मोनोसैकेराइड्स कंटेनिंग एल्डिहाइडिक ग्रुप्स कॉल्ड डैश, एक एक नंबर में क्वेश्चन आ सकता है, एल्डोसिस और कीटोसिस पता होना चाहिए आपको, ठीक है। अगर इनके एग्जाम्पल की बात कर तो राइबोस, फ्रुक्टोस, ये हो गया। ओलिगोसैकेराइड्स क्या होते हैं, दे आर द कार्बोहाइड्रेट, अगर इसको आप अगर वाटर में रिएक्ट कराओगे तो ये क्या करेगा 2 से 10 तरह के मोनोसैकेराइड्स में ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। ओलिगो मतलब वो मतलब जैसे हम पढ़ते थे ना पॉली, मतलब जो 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ों से जिसको ब्रेक करो तो 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ मिलता है, या 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ों से जुड़ के बनाओ, वैसे ओलिगोसैकेराइड्स वही होता है, जिसको ब्रेक करो तो 2 से 10 तरह के मोनोसैकेराइड्स हमें मिलते हैं, ठीक है, ऑन हाइड्रोलाइसिस। और इसको फर्दर क्लासिफाइड करें तो डाइसैकेराइड्स, ट्राइसैकेराइड्स, टेट्रासैकेराइड्स, पेंटासैकेराइड्स एक्सेट्रा, डिपेंड करता है नेचर ऑफ मोनोसैकेराइड यूनिट प्रेजेंट इन फार्मूला। डाइसैकेराइड्स एग्जांपल्स ये रहा, सुक्रोज, लैक्टोज, मेल्टोज। ट्राइसैकेराइड्स रैफिनोज। टेट्रासैकेराइड्स क्या होता है, स्टैक्यूयोस, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन समटाइम गलत हो सकता है, ठीक है, देख लेना आप। अपॉन हाइड्रोलाइसिस ओलिगोसैकेराइड्स गिव मोनोसैकेराइड्स, ठीक है। हाइड्रोलाइसिस पे क्या होता है, ओलिगोसैकेराइड्स मोनोसैकेराइड देते हैं। द 2 मोनोसैकेराइड्स ऑब्टेन बाय हाइड्रोलाइसिस ऑफ डाइसैकेराइड में बी सेम, और वो जो हमें मिलेगा 2 तरह के मोनोसैकेराइड्स वो सेम और डिफरेंट दोनों हो सकते हैं। एग्जांपल के लिए सुक्रोज डाइसैकेराइड्स होता है ऑन हाइड्रोलाइसिस टू गिव, हाइड्रोलाइसिस पे क्या होता है हमें मिलता है मोनोसैकेराइड्स ऑफ सिंपल मॉलिक्यूल। जब मतलब क्या करा है, सुक्रोज को लिया, ठीक है, ये पॉलीसैकेराइड्स का एग्जांपल है, इसको आपने हाइड्रोलाइसिस किया तो ये हमें दो सेम फार्मूले वाले मोनोसैकेराइड्स देंगे फर्दर, ठीक है। ऑन अदर हैंड आप अगर माल्टोस को लेते हो और उसको ब्रेक करते हो तो ये देखो ये 2 डिफरेंट मतलब फार्मूले सेम है बट नेम डिफरेंट है, मतलब नेम भी डिफरेंट है और काम भी डिफरेंट है। उसी तरह मतलब ये क्या कर रहा है 2 अलग तरह के मॉलिक्यूल दे रहा है इसमें हमें, ठीक है। और इसमें वही नेक्स्ट की अगर बात करूं तो अगर उसका हम हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो सेम प्रोडक्ट देगा, ठीक है। पॉलीसैकेराइड्स दिस आर द कार्बोहाइड्रेट which are polymeric and can hydrolysis to give large number of monosaccharides, ठीक है बेटा। ओलिगोसैकेराइड्स में तो 2 से 10 तक मिलता था, इसमें लार्ज नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड्स यूनिट्स मिलते थे। कॉमन एग्जांपल है सेलुलोज, स्टार्च, ग्लूकोजिन है, ठीक है। और इसका फार्मूला होता है ये वाला C6H10O5 और N 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है, और ये हमें मोनोसैकेराइड्स देता है ब्रेक होने पे, ठीक है। ओके, ये इसका एक एग्जाम्पल है, ठीक है बेटा। आज हमने इतना करना है। थैंक यू फॉर